वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। आज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ जो कि पिछले प्रोग्राम में कवर नहीं हुई थी उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में आपने अब तक जो देखे थे, मैं उसको दो चार पंक्तियों में सम कर दूं तो आपने यील्ड से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को समझा था। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, करेंट यील्ड क्या है, कूपन यील्ड क्या है, यील्ड टू कॉल क्या है, यील्ड टू पुट क्या है, यील्ड में, डिस्काउंट रेट में, इंटरेस्ट रेट में, आईआरआर में क्या संबंध है, ये सारे कुछ आपने कॉन्सेप्ट्स पहले देख रखे हैं। फिर इससे जुड़ी हुई जो रिस्क है वो भी आपने देखा था। आपने टोटल 6 टाइप्स ऑफ रिस्क देखे थे। आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क देखी थी, आपने क्रेडिट रिस्क देखा था, आपने डाउनग्रेड रिस्क देखा था, आपने डिफ़ॉल्ट रिस्क देखा था, आपने रीइन्वेस्टमेंट रिस्क देखा था और आपने यील्ड कर्व रिस्क देखा था। ये 6 रिस्क पे ध्यान रखेंगे, इन सबों पे सवाल आपको आते हैं। तो यील्ड से जुड़ा हुआ और रिस्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, ये सब कुछ आपने पहले देखे थे। इसके साथ में इसके मेजरमेंट भी। नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में, जैसे ड्यूरेशन के बारे में आपने देखा, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। ड्यूरेशन पे सवाल आपको रहेंगे। और यील्ड स्प्रेड के मेजरमेंट के लिए, एक क्रेडिट रिस्क के मेजरमेंट के लिए हम लोग यील्ड स्प्रेड को यूज करते हैं, तो उस पर भी एक सवाल आपको हो सकता है कि आ जाए। तो इतनी चीज़ आपने देखे थे, लेकिन इन पूरे प्रोसेस में हमने क्या मान के रखा कि आप जो बॉन्ड देखते हैं वो बॉन्ड आपने इशू किया और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी हो गई। आपने इस प्रकार से अब तक देखा था। बॉन्ड की इशू प्राइस ये हो गई, मान लीजिए आज 2025 है तो बॉन्ड 2025 में इशू हो रही है और 2035 में मैच्योर कर रही है। तो आपने इस प्रोसेस में इशू प्राइस क्या है वो देखा, मैच्योरिटी प्राइस क्या है वो देखा, इन सब चीज़ों पे आपने देखा। आज जो हम देखने जा रहे हैं कि जब बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है तो ये कैसे बिहेव करते हैं, इससे जुड़े हुए जो सवाल आपको जरूरी है इस प्रोग्राम में वो देखना है। एक तो ये चीज़ देखनी है, बॉन्ड की ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ सवाल। और दूसरा, जब बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है, हम डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस 3 के ऊपर में इस पर सवाल आपको रहते हैं। तो ट्रेडिंग और इससे जुड़ी हुई लॉट साइज, टिक साइज, सेटलमेंट, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा के लिए आप जो पुराने वीडियोज हैं उसको बार बार देखें, आपको उससे काफ़ी सुविधा होगी। अब आते हैं लौट करके हम लोग। आपने कहा कि साहब हम एक बॉन्ड इशू करते हैं, जो बॉन्ड आज फर्ज कीजिए 2025 में इशू हुई है और 2035 में वो मैच्योरिटी हासिल कर रही है। अब सवाल ये है कि मैंने पहले कहा कि ये बॉन्ड आपके जीरो कूपन बॉन्ड है या आपके कूपन बियरिंग बॉन्ड है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप बॉन्ड मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, तो इस दोनों के ऊपर का जो ट्रीटमेंट होगा, प्राइस के कोट मांगने का तरीका, कूपन बियरिंग बॉन्ड है ना, जीरो कूपन बॉन्ड एंड कूपन बियरिंग बॉन्ड, तो प्राइस के कोट मांगने का जो तरीका होगा दोनों अलग अलग होते हैं और इस पे ही आपको सवाल आते हैं। तो आपने 2 सिचुएशंस लिए। एक सिचुएशन जिसमें कि बॉन्ड जो है वो जीरो कूपन बॉन्ड है। यदि जीरो कूपन बॉन्ड है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है ना, बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड है, मैच्योरिटी 100 रुपये की बात है, कूपन दिया नहीं आपने। मान लीजिए ये 10 साल का बॉन्ड है और इसका जो इंटरेस्ट रेट, इसका जो यील्ड है, यील्ड 8% है, ऐसे मान के चलते हैं। इसको डिस्काउंट कर दे 100 रुपये को 8% से 10 ईयर्स के लिए। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 46 रुपीज़ 32 पैसे के आसपास प्राइस होता होगा, जैसा हमें याद है ना। ये देख लेंगे आप चेक करके, जो सही प्राइस होगा वो लिखना है प्राइस। तो आप ये बोलेंगे साहब इस बीच में बॉन्ड का जो प्राइस है इसके बढ़ने का रफ्तार कैसा होगा, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट बनती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। 8% का रेट दिया हुआ है आपने, कोई कैश फ्लो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं लागू यहाँ पे होता है, न इन्वेस्टमेंट गेन न इन्वेस्टमेंट लॉस। इसलिए ऐसे बॉन्ड में कोई कैश फ्लो नहीं होने के चलते ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसा हम प्राइस प्रोजेक्शन बनाते हैं। और आपके लिए किसी भी जीरो कूपन बॉन्ड के लिए जो प्राइस कोट आप मांगते हैं, प्राइस कोट क्यों मांगते हैं भाई, आपने ट्रेड करनी है। आपने ट्रेड करनी है, कब ट्रेड करनी है, 2025 से 2035 के बीच में ट्रेड करनी है। तो इस वक्त यदि आप खरीदना हो या बेचना हो तो आपने प्राइस कोट, बिड मतलब बाय और आस्क मतलब सेल, तो आपने जो प्राइस कोट मांगते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से, इस लाइन के अलोंग जो भी मूवमेंट हो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने से इसके बॉन्ड की प्राइस में थोड़ी तब्दीली आती है।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको पता है, हमने पहले जिक्र कर लिया है। बॉन्ड में कूपन ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट गेन लॉस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जो भी इंपैक्ट पड़ेंगे बॉन्ड के प्राइस में वो इस अलोंग द प्राइस के लेंथ के ऊपर में, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। इंटरेस्ट रेट घटती है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइस घटती है, जो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। तो उसका इंपैक्ट पड़ गया और इस हिसाब से आपने ये प्राइस को आइडेंटिफाई कर लिया। ये तो आसान हो गया। क्यों आसान हो गई? क्योंकि बीच में कूपन नहीं था। लेकिन यदि बॉन्ड कुछ ऐसा हो जिसमें कि आपने कहा कि बिल्कुल वही है, 10 साल का बॉन्ड है, 8% इसके यील्ड है, 2035 की मैच्योरिटी है, 2025 का इशुएंस है, लेकिन ये बॉन्ड 8 रुपया कूपन दे रहा है। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि साहब हर साल ये बॉन्ड इस प्रकार से कूपन दे रहे हैं। यहाँ पे सवाल आपको बनते हैं, 4-5 सवाल बनते हैं। ये 8 रुपये का कूपन हर साल मिल रहा है। अब आप बोलेंगे साहब बॉन्ड में हमने कोट करनी है, मतलब ट्रेड मार्क करनी है, तो कोट प्राइस लेनी पड़ेगी। जब आप कोट मांगते हैं या कोट देते हैं, करेक्ट ना, जब कोट मांगते हैं या कोट देते हैं, बाय या सेल जो करने हैं, तो आपके लिए समस्या होती है कि साहब आप ये प्राइस लें तो ये प्राइस तो नजर नहीं आती है बाजार में। बाजार में प्राइस की ट्रेडिंग किस पे होती है, कोट किस पे होती है, फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू। आपके लिए 100 रुपया ये फेस वैल्यू हुआ और 100 रुपया आपके इशू प्राइस हुए, तो आपका प्राइस इसके इस लाइन के अनुरूप घटता बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेक्ट ना। तो जब आप कोट मांगने जाते हैं तो आपको इस प्राइस यानी इस रेंज में प्राइस का मूवमेंट आप देखते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, और यही कोट आपको मिलती है। देखिए इस कोट में आपने कंसिडर ही नहीं किया, क्या नहीं कंसिडर किया, कूपन के बारे में बात ही नहीं की। मतलब यदि बॉन्ड कूपन बियरिंग बॉन्ड हो, मैं इसको यहां पे साफ करके लिखता हूं, यदि बॉन्ड कूपन बियरिंग बॉन्ड हो और आपने प्राइस का कोट मांगा तो आपको बिना कूपन के कंसिडरेशन के ही प्राइस का कोट मिलते हैं। इसको बोलते हैं क्लीन प्राइस। इस पे सवाल आपको आएंगे, क्लीन प्राइस क्या है? तो आप बोलेंगे क्लीन प्राइस जब आप किसी कूपन बियरिंग बॉन्ड, ध्यान से सुनिए, आप जब कूपन बियरिंग बॉन्ड के ट्रेड करने जा रहे हैं तो जो आपको प्राइस मिलती है लॉन्ग दिस लाइन मिलती है, करेक्ट ना, विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कूपन, दिस इज योर क्लीन प्राइस। अब आपके लिए एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि साहब यदि किसने इस वक्त खरीदा, जो मैं यहाँ पे इंडिकेटर दे रहा हूँ, सपोज 11 मंथ में, अभी 11th मंथ में कोई खरीद रहा हो तो उसके लिए समस्या हो गई। उसने 11th मंथ तक बॉन्ड को रखा, 1 महीने बाद उसको 8 रुपये मिलने वाले थे, अब वो बेचता है, तो उसको तो प्राइस 100 रुपये के हिसाब से जो थोड़ा घटबड़ यहाँ पे होगी इंटरेस्ट रेट रिस्क के चलते वही मिलनी है। तो ये दिक्कत हो गया। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ये तो प्राइस जब आपने कोट मांगा तो ये क्लीन प्राइस कहलाई, लेकिन जब आप सेटलमेंट करने जा रहे हैं, जब आप सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो आपका ये क्लीन प्राइस में एक क्रूअल होती है। क्रूअल किस चीज की होती है? जितना आपने बॉन्ड का कूपन का इंटरेस्ट एक्रियू किया हुआ है, थियोरेटिकल मैथमेटिकली जो एक्रियू किया हुआ, 11 मंथ रखा तो 8 रुपये का 11 मंथ के हिसाब से जो बनता है वो आपका एक्रूवल हुआ। तो क्लीन प्राइस प्लस एक्रूवल, तो ये चीज को ऐड करते हैं, ये है आपका सेटलमेंट प्राइस, याद रखिएगा। और इसके लिए एक नाम दिया आपने, इसको बोलते हैं डर्टी प्राइस। तो आपको कोट प्राइस क्या है, क्लीन प्राइस क्या है, सेटलमेंट प्राइस क्या है, डर्टी प्राइस क्या है, एक्रूवल कब आती है? एक्रूवल तभी आएगी कंसिडरेशन में जब आपका बॉन्ड कूपन बियरिंग बॉन्ड हो। कूपन बियरिंग बॉन्ड नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड है, एक्रूवल का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आता है। तो इस 5 शब्दों पे ध्यान रखिएगा। इस 5 शब्द पे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिलते हैं, इसको जरूर रखिएगा, इस पे आपको सवाल मिलेंगे। अब इसके बाद आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में हम जब ट्रेड करते हैं तो फिर आपके लिए लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, लॉट साइज इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए टिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेटलमेंट, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको खास ख्याल रखनी है। अब देखिए ये सब चीज हमने इक्विटी में भी किए थे, इक्विटी का इक्विटी में करेंगे, करेंसी में करेंगे, आज केवल इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पे करेंगे। तो लॉट साइज कैसे डिसाइड की जाती है? देखिए लॉट साइज, पहली बात तो एक समझिए कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन, इन द इंटायर वर्ल्ड, इन से ग्लोबली इफ यू सी द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इज द लार्जेस्ट डेरिवेटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी मार्केट है, बहुत ही छोटी मार्केट है। हमारे यहाँ बॉन्ड के डीपनिंग उतने नहीं हुए हैं, ये भविष्य में जब इसके इंप्रूवमेंट होंगे तो फिर हमें और आपको फायदा होगा। तो इस वक्त क्या होता है कि जब आप लॉट साइज डिसाइड करते हैं तो एक्सचेंज डिसाइड करती है। पहला सेंटेंस, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? ये मानते हैं कि फेस वैल्यू 100 रुपीज लिया जाए तो। आप बोलेंगे साहब आपने क्यों मान लिया, बाद में चर्चा करेंगे। आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आपने फेस वैल्यू बॉन्ड के 100 रुपये मानते हैं, तो इसका 2000 टाइम्स
इज द वैल्यू ऑफ 1 लॉट। तो एक लॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। आप ये सवाल कर सकते हैं और ये सवाल आपको आ भी सकता है कि साहब यदि मैं फेस वैल्यू को 115 कर दूं तो 115 कर दे तो 115 गुना 2000 तब हो जाएगा वैल्यू 2,30,000। आप ये बोल सकते हैं मैं फेस वैल्यू को 95 कर दूं तो 95 गुना 2000, करेक्ट ना? तो फिर ये 1,90,000 हो जाएंगे। तो एक बात तय मान लीजिए कि फेस वैल्यू का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है 100 रुपीज़ के हिसाब से और इस हिसाब से लॉट की वैल्यू निकाली जाती है। यदि एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि फेस वैल्यू बदल दूँ तो कोई बात नहीं है, आपके लॉट की वैल्यू बदल जाएगी। आपको ये भी समझ में आ रही होगी साहब, नॉर्मल सिचुएशन में यदि आप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 2 लाख के मल्टीपल में आपको लॉट बनती है। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ऐसे 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख ऐसा नहीं बनेगा लॉट। क्यों? 2 लाख के मल्टीपल में 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट ऐसे आप करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान रखिएगा। अब आपने कहा कि साहब टिक कैसे होती है, तो टिक देखिए यहाँ पे 0.25% ऑफ एक्सपोजर वैल्यू क्या होगी? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपए का 0.25% ये होती है रुपया के 5 मतलब एक लॉट और एक टिक का मूवमेंट यदि देखते हैं, एक लॉट और एक टिक का मूवमेंट देखते हैं तो वो 5 रुपये का मूवमेंट होगा। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यदि 10 लॉट और एक टिक हो तो कितना होगा? तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। 5 गुना 10 मतलब 50। यदि हमने कहते हैं आपको 10 लॉट और 10 टिक हो तो फिर क्या होंगे? तो 10 लॉट और 10 टिक हो गए तो 500 रुपये हो गए। नहीं, 10 गुना 10 100 और गुना 5 500। तो ये एक लॉट और एक टिक का ये बुनियादी चीज़ है, इसको आप याद कर ले तो बेटर रहेंगे। इस रफ्तार से एब्सोल्यूट वैल्यू में परिवर्तन, एब्सोल्यूट वैल्यू में परिवर्तन, ये टिक की बात हो गई। अब आखिरी बात है सेटलमेंट। आप ट्रेड करते हैं तो सेटलमेंट तो लगानी पड़ेगी। सेटलमेंट कैसे लगती है? देखिए, आपकी सेटलमेंट जो होगी कैश में भी लग सकती है और आपके सेटलमेंट अंडरलाइन की डिलीवरी में भी लग सकती है। दोनों अलाउड है। सेबी के नियमों के हिसाब से कैश में भी अलाउड है और अंडरलाइन डिलीवरी में भी अलाउड है। अब आप पूछेंगे साहब कैश में कहाँ अलाउड है? कैश में यदि आप 91 डेज ट्रेजरी बिल में आप ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश में ही सेटलमेंट आपको दिया गया है। बाकी सारे बॉन्ड की बात करें, रेस्ट ऑल बॉन्ड्स की बात करें तो सारे बॉन्ड्स जो बाकी हैं उसमें कैश भी अलाउड है और अंडरलाइन भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। लेकिन 91 डेज ट्रेजरी बिल में कैश अलाउड है। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए 3 चीज़, मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकलता हूँ। आपने इक्विटी में जब इक्विटी डेरिवेटिव में बात की होगी तो इक्विटी डेरिवेटिव में यदि इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं तो उसके सेटलमेंट कैश में ही होंगे। बाकी स्टॉक के आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करें तो वहाँ पे अंडरलाइन सेटलमेंट भी आपके पास ऑप्शन है और कैश सेटलमेंट भी ऑप्शन है। लेकिन यदि इक्विटी डेरिवेटिव के इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो केवल कैश सेटलमेंट होती है। करेंसी में तो केवल कैश सेटलमेंट ही होता है, करेक्ट। करेंसी के फ्यूचर के काम करें, ऑप्शन में काम करें तो केवल आपके कैश सेटलमेंट ही होते हैं। लेकिन वैसे ही इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में आप आते हैं तो केवल 91 डेज ट्रेजरी बिल में कैश सेटलमेंट होती है। बाकी बॉन्ड में दोनों सेटलमेंट होते हैं, कैश भी हो सकते हैं और अंडरलाइन भी हो सकती है। तो ये खास ख्याल रखनी है। और एक छोटा सा चीज और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके बना देता हूं। छोटी सी चीज एक और है कि सेटलमेंट होती कब है, ये ध्यान रखने की। सेटलमेंट होती कब है तो आपके लिए बहुत आसान चीज है। सेटलमेंट जो है सो आखिरी थर्सडे को होती है, करेक्ट ना? यहाँ पे भी मैं थोड़ा यूनिफॉर्मिटी ला देता हूँ आपकी समझदारी के लिए। ये आखिरी लास्ट थर्सडे को होती है, करेक्ट ना? ये लास्ट थर्सडे आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो लास्ट थर्सडे होती है। लेकिन यदि आपने 91 डेज ट्रेजरी बिल की बात की तो ये वेडनेसडे के हिसाब से होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे हो जाता है। इसमें ही कैश सेटलमेंट आपको होती है और इसमें तो दोनों होती है, कैश भी होती है और अंडरलाइन भी, दोनों होती है, करेक्ट। अंडरलाइन भी होती है। लेकिन ये थर्सडे, लास्ट थर्सडे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इक्विटी में देखा था। इक्विटी में भी सेम कॉन्सेप्ट था, इक्विटी डेरिवेटिव के सेटलमेंट भी लास्ट थर्सडे को ही हो रहे थे। तो ये दोनों पे एक जैसा ही होता है, केवल करेंसी में आखिरी दिन तक होती है। आखिरी लास्ट ट्रेडिंग डे इज द लास्ट ट्रेडिंग डे के हिसाब से होता है। तो वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम चर्चा करेंसी में करेंगे। तो सेटलमेंट के बारे में भी आपने इस बात को समझ के रखा, करेक्ट ना?
तो ये था छोटा सा चीज़ जो आपका पिछले 4 प्रोग्राम जो हमने किए उसमें ये छूट गई थी, तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको 2-3 बार सुन करके इसको अपने साथ में जितना भी आपने सीखा अभी तक में, ड्यूरेशन सीखा है, नॉन पैरेलल यील्ड कर्व सीखा हुआ है, ये सब चीज़ से इसको जोड़ के देखिएगा तो पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाती है। बचे हुए समय में मॉक टेस्ट बनाएं आप, webclass.in पे जाइए, मॉक टेस्ट लीजिए और मॉक टेस्ट बनाइए, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.